बहुत समय पहले की बात है। एक इंद्रवर्मा नाम के राजा राज किया करते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से राजा और रानी दुखी रहा करते थे। एक दिन मंत्री और राजा जी आपस में बातें कर रहे थे। मंत्री जी, मैंने अपने राज्य की प्रजा की हर तरह से मदद की और जिस किसी को कोई भी समस्या या दुख तकलीफ हुई, मैंने उनकी उस समय भी मदद की। किंतु यह सब करने के बाद भी भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। मैं भगवान के सामने जाकर कितना पूजा पाठ करता हूँ, किंतु वह है कि मेरी सुनते ही नहीं हैं। राजा जी, आप क्यों उदास होते हैं? और वैसे भी एक राजा के लिए उसकी प्रजा संतान समान ही होती है। आपके संतान नहीं है तो क्या हुआ? आपके पास अपने राजा से बहुत प्यार करने वाली प्रजा तो है। मंत्री जी, आपकी यह बात तो ठीक है, किंतु जरा आप ही सोचिए, मैं क्या हमेशा यूं ही जवान बना रहूँगा? कभी तो मैं बूढ़ा होऊंगा ही, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो इस राज्य को एक नए राजा की जरूरत तो होगी ही ना। तब क्या होगा मंत्री जी? महाराज, अगर आप कहें तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ हाँ मंत्री जी, इसमें पूछना क्या है? बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं। वह साधु संत महात्माओं को बहुत मानते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। वह आपको जरूर ही किसी न किसी ऐसे महात्मा के बारे में जरूर ही बताएंगे, जिससे कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है मंत्री जी, आप अपने रिश्तेदार को बुलवा लीजिए और आप उन्हें कल दरबार में ले आइए। अगले ही दिन मंत्री जी अपने रिश्तेदार को बुला लेते हैं और वह व्यक्ति राज दरबार में आ जाता है। आपका स्वागत है। आपको हमारे महल तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? भला आपके महल में आने में मुझे क्या ही तकलीफ हो सकती है? तो फिर ठीक है। अच्छा, तो आपको मंत्री जी ने बता ही दिया होगा कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, तो आप जरा मेरी समस्या का समाधान कीजिए। जी महाराज, आपकी समस्या का समाधान है। एक महात्मा है जो आपकी इस समस्या को हल कर सकते हैं और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। तो आप कृपया मुझे बताइए कि मैं उन साधु तक कैसे पहुंच सकता हूं? महाराज, आपको उन साधु तक पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होगा, वह भी अकेले। और वह साधु आपके राज्य से कोसों दूर एक पहाड़ी की गुफा में रहते हैं। वहीं आपको वह मिलेंगे और आप जब उनसे अपनी समस्या बताएंगे तो वह आपकी समस्या अवश्य ही दूर करेंगे महाराज। लेकिन क्या? आप यूँ बोलते बोलते रुक क्यों गए? बताइए, लेकिन क्या? आपकी समस्या तो हल कर देंगे, लेकिन उसके बदले आपको उन्हें कुछ देना होगा, और वह क्या मांग ले यह किसी को नहीं पता महाराज। ठीक है, मैं आगे सब देख लूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी राज दरबार से चले जाते हैं और वह रानी जी के पास आ जाते हैं। रानी जी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और मुझे एक व्यक्ति ने बताया है कि अगर मैं उन साधु महात्मा के पास जाता हूँ तो वह हमारी समस्या को हल कर देंगे। महाराज, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मुझ पे ही कोई दोष है जिसकी वजह से हम लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर आप दूसरा विवाह कर लेंगे तो आपको अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। रानी जी, खबरदार जो आपने इस तरह की बात करी। मैं आपके अलावा किसी अन्य स्त्री के बारे में सोचता तक नहीं, और आप चाहती हैं कि मैं किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं उन साधु जी के पास जा रहा हूं ना, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। आप अपना ख्याल रखना रानी जी। राजा जी घोड़े पर सवार होकर अकेले ही अपने सफर पर चल पड़ते हैं और काफी समय
तक अपने सफर पर ही चलते ही जा रहे थे। तभी वह एक जगह रुक जाते हैं। ये भगवान, कितने समय से चलता ही जा रहा हूँ और पता नहीं कितनी दूर और जाना है, और प्यास भी बहुत तेज लगी है, और साथ लाया पानी तो सारा का सारा मैंने पी ही लिया है। अब क्या करूं? क्या यहाँ आसपास कोई झरना या तालाब होगा जहाँ जाकर मैं अपनी प्यास बुझा सकूं? चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर राजा जी पानी की तलाश में चल पड़ते हैं और उन्हें एक तालाब दिखाई देता है, और उसी तालाब के पास एक हिरन भी पानी पी रहा था। वाह वाह वाह, क्या बात है! ये कितना सुंदर हिरण है। सच में भगवान ने कितने सुंदर सुंदर जीव पक्षी बनाए हैं। इस हिरण को देखकर मैं तो इस पर मन मोहित हो गया। काश कि मैं इसे अपने साथ ले जाता, लेकिन नहीं, यह जंगल ही इसका असली घर है। मैं इसे साथ ले जाकर इसे अपने घर से दूर नहीं कर सकता हूँ। राजा जी यह सारी बातें कह रहे थे, तभी अचानक से कहीं से एक तीर आता है और उस हिरन में लग जाता है, और हिरन वहीं गिर पड़ता है। तभी राजा जी उसके पास जाते हैं। यह किस दुष्ट ने यह काम किया? एक मासूम बेजुबान जानवर को इस तरह से क्यों हानि पहुंचाई? रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई औषधि लाता हूँ जिससे कि तुम्हें कम दर्द होगा। राजा जी उस हिरन के लिए औषधि लेने के लिए चल देते हैं और उसके लिए औषधि ले आते हैं। फिर उस हिरन के शरीर से वह तीर निकालते हैं और उसके घाव पर अपने हाथ से लाए औषधि को लगा देते हैं। तभी वहाँ वह शिकारी आ जाता है जिसने उस हिरन को तीर मारा था। हे राजन, यह शिकार मेरा है। मैंने इसका शिकार किया है। यह मेरा है। और मुझे यह दे दीजिए। अच्छा, तो तुम हो वो दुष्ट जिसने इस बेजुबान जानवर पर वार किया है। तो मैं इस मासूम पर तीर चलाने से पहले तनक भी लज्जा नहीं आई? महाराज, मैं पेशे से शिकारी हूँ। मेरे पिताजी भी शिकारी थे और दादाजी भी शिकारी थे। हम लोग इसी तरह शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं महाराज। अगर आप मुझे यह शिकार दे देंगे तभी जाकर मेरे घर में खाना बनेगा, और यदि आप इसे नहीं देंगे तो मेरे घर में सभी को भूखा ही रहना होगा। तो तुमने इसका शिकार कुछ धन पाने के लिए ही किया था ना? तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ धन दे देता हूँ। फिर तो तुम इसे नहीं मारोगे ना? हाँ महाराज, जब आप मुझे धन दे देंगे तो फिर क्यों मैं इसे मारूंगा? राजा जी उस शिकारी को कुछ धन दे देते हैं और उस बेजुबान हिरन की जान बचा लेते हैं, और उसके बाद राजा जी अपने सफर के लिए चल देते हैं और वह उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वह साधु जी रहते थे। राजा जी उस गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन साधु जी अपने ध्यान में मग्न थे। साधु जी, मेरा नाम इंद्र वर्मा है। मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी आंखें खोलिए साधु जी। साधु जी अपनी आंखें खोलते हैं और वह राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ राजा इंद्र वर्मा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? और तुम सच में एक दयालु राजा हो। तुमने उस हिरन की मदद करके यह साबित कर दिया कि तुम दयालु हो। साधु जी, आपको कैसे पता कि मैंने एक हिरन की मदद की है? क्या आपको किसी ने मेरे आने से पहले यह सब बता दिया था क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे किसी ने भी आकर नहीं बताया। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं ध्यान में रहकर तुम्हें ही देख रहा था, और मुझे यह भी पता है कि तुम मेरे पास संतान सुख की आशा लेकर आए हो। जी साधु जी, आप तो सच में ही अंतर्यामी हो। आपके बारे में मैंने जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। अब आप ही मेरी समस्या को दूर कीजिए कि मैं क्या करूं जिससे कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो।
साधु जी राजा जी की बात सुनकर फिर से आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर आंखें बंद ही रखते हैं। फिर कुछ समय पश्चात वह अपनी आंखें खोलते हैं। ये राजन, तुमसे स्वयं नारायण ही नाराज हैं। इसी वजह से तुम्हारे यहाँ संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। साधु जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी का भी बुरा नहीं किया जिससे कि प्रभु नारायण मुझसे गुस्सा हो, बल्कि मैंने तो भीखों को खाना खिलाया, बेघर को घर दिया, प्रजा में दान धर्म किया, और यह करने के बावजूद भी प्रभु मुझसे नाराज हैं। ये राजन, तुमने जो यह सब दान किया है, यह तो तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि जो भी प्रजा से लगान के रूप में धन आता है, तुम उसी को सही कार्य में लगाते हो। लेकिन क्या तुम कभी मंदिर जाते हो? क्या कभी तुम प्रभु को सच्चे दिल से याद करते हो? नहीं ना। साधु जी, मैं अपनी गलती समझ गया। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। तो क्या साधु जी, मेरे इस भूल को माफ करने का कोई उपाय नहीं है क्या? ये राजन, एक उपाय है। साधु जी, कृपा करके वह उपाय मुझे बता दीजिए, जिससे कि मैं अपनी गलती को सुधार सकी। ये राजन, तुम अपने महल वापस जाओ, अपने राज्य में एक प्रभु नारायण का मंदिर बनवाओ और नित्य प्रायः उनके पास जाया करो, उनकी पूजा अर्चना किया करो, तभी जाकर तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद साधु जी, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। लेकिन साधु जी, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, तो उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कृपा करके आप ही मुझे बता दीजिए कि आपको क्या दे सकता हूँ मैं। राजन, मैं तुमसे अवश्य ही कुछ लूँगा, किंतु समय आने पर, और यह अवसर बहुत ही जल्द आएगा। अब तुम अपने राज्य लौट जाओ, तुम्हारा सदा कल्याण हो। राजा साधु जी से विदा लेकर अपने राज्य के लिए चल देता है और कुछ समय के यात्रा करके वह अपने राज्य लौट आता है। और वह आते ही साथ राज्य दरबार में यह ऐलान करता है कि मंत्री जी, आज ही आप जाइए और हमारे राज्य में प्रभु नारायण जी का एक भव्य मंदिर बनवाइए। और याद रहे, यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और यह काम आप अपनी निगरानी में पूरा कीजिएगा। आप निश्चिंत हो जाइए महाराज, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, और यह काम मैं आज से ही शुरू करा देता हूँ। मंत्री जी अगले दिन से ही काम करवाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही कम समय में भगवान विष्णु जी का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसके बाद राजा जी मंदिर को देखने के लिए आते हैं। मंत्री जी, आपने सच में बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है, और आपने जैसा कहा था कि मंदिर बहुत ही कम समय में बनवा देंगे, आपने वाकई में कम समय में यह कार्य करके दिखाया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये लीजिए मंत्री जी, हमारी तरफ से आप यह 100 सोने की मुद्रा रखिए। महाराज वापस से अपने महल आ जाते हैं और नित प्रातः वह मंदिर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। और इसी तरह उन्हें यह करते करते काफी समय बीत जाता है और उसके बाद प्रभु नारायण उनकी विनती स्वीकार कर लेते हैं और उनके यहाँ एक सुंदर राजकुमार का जन्म होता है। रानी जी, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली, जो उन्होंने हमें इतना सुंदर पुत्र प्रदान किया। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। हमारा राजकुमार लाखों में एक है। इस जैसा राजकुमार और कोई नहीं होगा। रानी और राजा जी इसी तरह एक दूसरे को अपनी खुशी बयां कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर एक घने जंगल में 2 भाई बहन राक्षस रहते थे। भैया, बहुत समय हो गया हम लोगों को इंसानी मांस नहीं खाया, और हम लोगों ने पिछली बार जिस राज्य पर हमला किया था उस राज्य में कितने ही कम लोग थे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं।
मुझे भी बहुत तलब सी हो रही है इंसानी मांस खाने की। क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, फिर से हम लोग किसी राजा के राज्य में चलते हैं और वहाँ जाकर अपनी भीख मिटाते हैं। भैया, हम लोग यूं ही इसी तरह से किसी भी राज्य में नहीं घुस सकते हैं। यदि हम लोग यूं ही इसी तरह से हमला कर देंगे तो वह लोग सचेत हो जाएंगे और हो सकता है कि वह हम लोगों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। फिर हम लोग कैसे जाएंगे बहन? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? हाँ भैया, एक उपाय है। हम लोग अपना रूप बदलकर राजा के महल में प्रवेश करेंगे और उसके पास जाकर उनसे कहेंगे कि वह हमें कोई भी काम दे दे, और जब हम लोगों को काम मिल जाएगा तब हम लोग रात के समय निकला करेंगे और अपना शिकार किया करेंगे। बताइए भैया, कैसी लगी मेरी योजना? बहन, तुम्हारी योजना सच में बहुत ही अच्छी है। तो चलो चलते हैं हम लोग अपना रूप बदलकर उस राजा के यहाँ। वह दोनों मायावी राक्षस अपना रूप बदलकर इंसानी रूप ले लेते हैं और वह लोग वहां से सीधा राजा जी के पास आ जाते हैं। और राजा जी उस समय अपनी जनता के साथ दरबार में मौजूद थे, जहां राज्य की प्रजा अपने दुख राजा को बताती थी। आप चिंता मत कीजिए, इस बार आपकी खेती सही नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं आपको पूरे वर्ष के लिए अनाज उपलब्ध करा दूंगा। और साथ ही साथ में मैं अपने मंत्री से कह दूंगा कि वह आपसे कोई भी लगान वसूल ना करे। महाराज, आप सच में बहुत दयालु हैं। अगर आप हम लोगों की मदद नहीं करते तो हम लोग इस साल सड़क पर आ जाते। आपको मैं और मेरा परिवार बहुत दुआ देगा। महाराज की जय हो। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और उसके बाद वह दोनों भाई बहन आते हैं। महाराज, हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना। हम लोग पड़ोसी राज्य से आए हैं, जहाँ पर राक्षसों ने हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस हमले में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया और अपनी बहन को बचाकर जैसे तैसे आपके राज्य तक पहुँचा हूँ। हम दोनों भाई बहन आपके पास बहुत ही आस लगा कर आए हैं। मेरी बहन बोल नहीं सकती है। उस हादसे में मेरी बहन ने अपनी आवाज खो दी थी महाराज। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। मैंने सुना था कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य में राक्षसों ने हमला कर दिया था। हमारे राज्य से मदद भेजी जाती, उससे पहले ही पास सब कुछ नष्ट हो चुका था। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, हमारा राज्य एकदम सुरक्षित है और हम तुम दोनों को हमारे यहाँ काम देते हैं। वैसे तुम लोगों का क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम बल्लभ है और मेरी बहन का नाम सुकन्या। आप हमें जो भी काम देंगे हम लोग वह काम कर लेंगे। आप सिर्फ काम दे दीजिए महाराज। ठीक है, तुम हमारे बाग के माली बन जाओ और तुम्हारी बहन हमारी रानी जी की दासी बन जाती है। अगर तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो तुम लोग यह काम कर सकते हो। महाराज, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि आपका तो हम लोग जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। आपने हमें रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना दे दिया, यही आपकी बहुत मेहरबानी है महाराज। हम लोग आज से ही नहीं बल्कि अभी से काम करना शुरू कर देते हैं। वह दोनों अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और रात हो जाती है। भैया, जैसी हमने योजना बनाई थी हम लोग वैसा ही करते हैं। अब रात हो गई है, अब हम लोग अपने शिकार पर निकलते हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। तो चलते हैं। मैंने इस महल से बाहर जाने का एक रास्ता देख लिया है, जिससे किसी को भी हम लोगों पर शक नहीं होगा। इतना कहकर वह लोग महल के गुप्त दरवाजे से निकलकर अपने वही राक्षस रूप में
आकर शिकार के लिए निकल जाते हैं और गांव के रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। वह लोग उसे ही अपना शिकार बना लेते हैं और चुपचाप फिर से महल के अंदर आ जाते हैं और अगले ही दिन दरबार में उस व्यक्ति के परिजन आते हैं जिसको उन राक्षसों ने अपना आहार बना लिया था। महाराज, कल रात मेरे पिताजी को बहुत तेज बुखार आया तो मेरा छोटा भाई मुझसे कहकर गया कि वह पिताजी के लिए दवा लेने के लिए जा रहा है, किंतु वह कल रात से घर नहीं आया और सुबह मैंने उसे हर जगह ढूंढा किंतु वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। तब मैं थक हार कर आपके पास आया हूँ। अब महाराज आप ही कुछ कीजिए और मेरे भाई को खोज निकालिए। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ अनर्थ ना हो गया हो। महाराज, तुम रो मत, तुम धीरज बनाए रखो। तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। मैं अपने सैनिकों से कहता हूँ, वह अवश्य ही तुम्हारे भाई को खोज निकालेंगे। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे भाई को मैं खोज निकालूंगा। इसी तरह प्रत्येक रात को वह दोनों लोग निकलते और किसी न किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया करते थे और इसी तरह समय बीतता जाता है। मंत्री जी, हमारे राज दरबार में प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति आता है और अपने किसी को खो जाने की बात करता है। आखिर जो लोग गायब हो रहे हैं वह लोग जा कहाँ रहे हैं, यह कुछ पता नहीं चल रहा है। आप जरा हमारे राज्य के जंगलों में जाकर पता कीजिए, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। जी महाराज, मैं ऐसा ही करता हूँ और आप इतनी चिंता मत कीजिए। कितने मुश्किलों के बाद आपको संतान सुख प्राप्त हुआ है। आप जरा उसे समय दीजिए, उसके साथ खेलिए। आप यह कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको आज ही इस विषय में सारी जानकारी दे दूंगा। महाराज वहाँ से चले जाते हैं और अपने कक्ष में आ जाते हैं। महाराज, कितनी विनती और मन्नतों के बाद हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और उसके साथ समय बिताने की वजह आप सारा दिन राज्य के कामों में उलझे रहते हैं। आखिर आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप अपनी इन चिंताओं की वजह से हमारे बच्चे को सही तरह से समय भी नहीं दे रही हैं। रानी जी, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य से कोई न कोई प्रतिदिन गायब हो रहा है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वह ऐसे कहाँ चले गए कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। यहाँ रानी और राजा जी आपस में यही सारी बातें कर रहे होते हैं और वहाँ मंत्री जी जंगल में कुछ खोज कर रहे थे। तभी उन्हें मानव कंकालों का ढेर दिखाई दिया। अच्छा, तो अब समझ आया कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं। लोग गायब नहीं बल्कि कोई तो है जो इन्हें पहले अगवा करता है, फिर उन्हें अपना आहार बना लेता है और किसी को पता न चले, इसलिए वह यह कंकाल राज्य से इतनी दूर इस जंगल में फेंक देता है। मैं यह सारी बातें राजा जी को बताता हूँ। शाम हो जाती है। मंत्री जी शाम के समय राजा जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों देखी सच्चाई बताई, जो कुछ भी उन्होंने वहाँ उस जंगल में देखा था। और यह सारी बातें बताने के बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजा जी मन में सोचते हैं, लगता है कि हमारे राज्य में हो ना हो कोई राक्षस घुस आया है, क्योंकि यह काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता है। यदि इंसान का होता तो वह जरूर पकड़ा जाता, फिर किसका हो सकता है यह काम? हाँ, वह दोनों भाई बहन का तो नहीं। जिस दिन से आए हैं उसी दिन से यह सारे हादसे शुरू हुए हैं। कहीं वह दोनों लोग ही इन सब के पीछे तो नहीं, जो अपना राक्षस रूप छुपाकर इंसानी रूप में हूँ। इन पर आज नजर रखता हूँ। रात के समय जब वह दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी राजा जी छुपकर उन दोनों की बातें सुनते हैं। भैया, हम लोगों को कुछ दिन शिकार नहीं करना चाहिए।
यदि राजा को पता चल गया तो हम लोगों की योजना व्यर्थ चली जाएगी और जो हमें यह प्रतिदिन शिकार मिलता है वह भी मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अभी रहने ही देते हैं। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अब शेर के मुंह में खून लग ही गया है। अब मैं बिना इंसानी मांस खाए हुए नहीं रह सकता हूँ। अब तुम यह सारी बातें छोड़ो और चलो चलते हैं अपने शिकार के लिए। जब वह दोनों लोग यह सारी बातें कर रहे थे तो राजा जी उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वह बाहर निकल कर आते हैं। तो तुम दोनों का असली रूप यह है? मुझे तो बहुत पहले से ये शक हो गया था, किंतु मैं यही सोचता रहा कि तुम दोनों तो खुद ही बेघर हो, भला तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। किंतु आज मैंने जब अपने कानों से सुना तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जो कुछ भी मेरे राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है उन सब के जिम्मेदार तुम दोनों भाई बहन ही हो। अच्छा रहा तुम्हें पता चल ही गया, इसलिए हम लोगों को आज बाहर नहीं जाना होगा। आज हम लोगों को शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। इससे पहले कि राजा जी अपनी तलवार लेने के लिए जाते तभी उस राक्षस ने राजा जी को मार दिया। बहन, अब हम लोगों की सच्चाई सभी को पता चल जाएगी, इसलिए हम लोगों को इस महल में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को मारना होगा। तो तुम रानी के पास जाओ और मैं मंत्री के कक्ष में जाता हूँ। इतना कहकर वह लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और राक्षसी रानी जी के कक्ष में आ जाती है। रानी को अपने एक ही वार से वह मार देती है। तभी उसे राजकुमार दिखाई देता है, किंतु वह उसे नहीं मारती है। फिर वह अपने भाई के पास जाती है। क्यों बहन, तुमने सबको मार दिया ना? उस छोटे राजकुमार को भी मार दिया ना? हाँ भैया, मैंने सबको मार दिया। मैंने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा, क्योंकि भैया एक समस्या है। हमने राजा को मार दिया और जब यह खबर राज्य में रहने वाले सभी लोगों को पता चलेगी तो वह हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो हम दोनों की इसी में भलाई है कि हम दोनों अलग अलग भाग जाते हैं। अगर साथ रहे तो मारे जा सकते हैं। हाँ, तुम यह सही कह रही हो। हम लोग तुम्हारे अनुसार बताए कोई योजना पर ही चलते हैं। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे बहन। वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है और वह राक्षसी उस राजकुमार को रहस्यमय तरीके से लेकर गायब हो जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, वह राक्षसी उस राजकुमार को क्यों नहीं मार रही थी और वह क्यों उसे लेकर गायब हो गई? इस बात का रहस्य अभी छुपा है। इसे हम रहस्यमय राजकुमार की अगले भाग्य में बताएंगे।